हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग बेसिक सर्वेइंग को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक सर्वेइंग जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जहाँ पे हम लोग इसकी थ्योरी और साथ साथ में जो क्वेश्चंस पहले से पूछे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर नंबर 1 है, जहाँ पे हम लोग सर्वेइंग के इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग को देखेंगे। ठीक है, ये लेक्चर्स चाहे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आरआरबी का तैयारी कर रहे हैं, या पॉलिटेक्निक का जो सेमेस्टर होता है फर्स्ट सेमेस्टर, जो झारखंड का जीओटी सिलेबस में भी है, या फिर बीटेक, मतलब कहीं भी सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स में सर्वेइंग है ना, तो उसके लिए बेसिक सर्वेइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो नोट्स बनाइए, और जिन्होंने पहले से पढ़ चुका है वो इसको रिवीजन के तौर पे लीजिए। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि अपने लैंग्वेज में इसको थोड़ा सरल रूप में बताएं ताकि आपको अच्छे अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इसके डिफिनेशन से। ठीक है, सर्वेइंग क्या है? सर्वेइंग इज द प्रोसेस इन विच रिलेटिव पोजिशंस above and below the earth surface is to be studied। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, सर्वेइंग इज द आर्ट एंड साइंस इन विच रिलेटिव पोजिशंस above and below the earth surface is to be studied। मतलब सर्वेइंग क्या है? सर्वेइंग एक आर्ट है, एक प्रोसेस है, एक साइंस है, जहाँ पे हम लोग ना रिलेटिव पोजिशंस पे एबव या बिलो अर्थ सरफेस को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको सिंपल वर्ड में समझे। सपोज जो हमारा ग्राउंड में चीज़ें हैं उसको पेपर में ला रहे हैं, इस प्रोसेस को भी लोग सर्वे बोल सकते हैं। सिंपल वर्ड में, जैसे हमारे पास प्लान है ना, मैप्स जो बनाते हैं, जैसे झारखंड का मैप बना हुआ है ना, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? रिलेटिव पोजीशंस को क्या कर रहे हैं? फिक्स करके हम लोग मैप में बना रहे हैं, पेपर में बना रहे हैं। तो ये किससे प्रोसेस होता है? ये इस सर्वेइंग का प्रोसेस से होता है। सर्वेइंग हम लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे कि सर्वे हम लोग मेथड के प्रोसेस में, नेचर के टर्म्स में, या फिर इंस्ट्रूमेंट के बेस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सर्वेइंग एक बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं प्रोसेस है, एक आर्ट है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्राउंड के फीचर्स को दिखा रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं ग्राउंड्स के चीज़ों को हम लोग पेपर में लेके आ रहे हैं। ये सब क्या है? सर्विंग प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें लेइंग आउट का। लेइंग आउट में क्या होता है कि हम लोग पेपर को ग्राउंड में लेके आते हैं। ठीक है, सर्वे में क्या हो रहा था कि ग्राउंड को पेपर में लेके आ रहे थे, लेकिन लेइंग आउट में पेपर को ग्राउंड में लेके आ रहे हैं। जैसे आप देखिए नीचे में एक प्लान लिया है हमने। प्लान में क्या होता है? प्लान एक समझिए कि टॉप व्यू है किसी भी स्ट्रक्चर का, जहाँ पे सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं। ठीक है, यदि आपको ग्राउंड में इसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसको इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाना है तो पहले मार्किंग करते हैं, फिर हम लोग एक्सकेवेट करते हैं। तो जो मार्किंग कर रहे हैं ना, जो पेपर में चीज़ें थी उसको ग्राउंड में लेके आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं लेइंग आउट। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ये था डेफिनेशन ऑफ सर्विंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अर्थ सरफेस का, क्योंकि हम लोग जो भी स्टडी करते हैं अर्थ सरफेस के बिलो या एबव कर रहे हैं। ठीक है, अब अर्थ का सरफेस जो होता है वो होता है ओब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, ओब्लेट का मतलब क्या है? जो हमारा डाया है ना, इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, पोल में कम होता है। ठीक है, और स्फेरॉइड का मतलब होता है कि शेप जो है अपने ऑन एक्सिस पे रोटेट करती है। ठीक है, अब इसको शेप को थोड़ा और समझिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए एक अर्थ है। ठीक है, अर्थ का एक्चुअली में यूनिफॉर्म तो शेप तो है नहीं, है ना, वो रेगुलर शेप नहीं है, ना ही ये स्फेरिकल है, ना इलिप्टिकल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? एज्यूम कर लेते हैं कि इसका शेप कैसा होगा? ओब्लेट स्फेरॉइड होगा। ओब्लेट कहने का मतलब क्या है? थोड़ा बीच में चिपटा है ना। एक इमेजनरी लाइन हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं। इसमें आप देखिए जो ग्लोब देखते हैं ना, वो कम्प्लीटली क्या है? स्फेरिकल है, लेकिन एक्चुअली में स्फेरिकल तो अर्थ है नहीं। तो बीच में जो है, मतलब हमारे जो टॉप और नीचे का जो बोल सकते हैं, ये नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इसके बीच का जो डाया होगा ना, ठीक है, इसको D1 बोल दे, और इक्वेटर में जो डाया है इसको D2 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे D2 जो होगी वो ग्रेटर देन D1 होगी, मतलब डाया जो है इक्वेटर का वो ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू द पोल्स। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए इसको ओब्लेट बोलते हैं। अब बात रही कि जब डाया ही डिफरेंट है तो रेडियस कैसे ले? तो रेडियस जो हम लोग एवरेज ले लेते हैं ना, जो कि लगभग 6370 किलोमीटर होता है। डाया निकालना तो डबल कर दीजिए। जनरली हम लोग 6400 किलोमीटर लेकर चलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है,
ये हो गया हमारा शेप के बारे में बात, ऑब्लेट स्फेरॉइड। इमेजिनरी लाइन्स है, हम लोग स्टडी करने के लिए इसको सिंपल कर देते हैं। आगे आते हैं हम लोग स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में। देखिए अर्थ सरफेस समझ में आ गया। स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है? देखिए यदि हम ट्रायंगल का बात करें तो ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसके तीनों साइड क्या हो, स्ट्रेट हो, इसको बोलते हैं प्लेन ट्रायंगल। और इनके एंगल्स जो होते हैं ना, इंटीरियर एंगल्स, उसको सम करेंगे तो ये 180 डिग्री निकल के आएगी। लेकिन जब साइड्स जो है बहुत लार्ज होती है, ठीक है, सपोज हमारा अर्थ का 3 पॉइंट्स है, इसको हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करेंगे तो हमारा लाइन जो है कर्व आएगा, स्ट्रेट नहीं आएगा, ये कर्व आ गया। कर्व क्यों आया? क्योंकि अर्थ का कर्वेचर भी इसमें कंसिडर कर लिया है। स्मॉल डिस्टेंस को स्ट्रेट मान सकते हैं हम लोग, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस को हम लोग कर्वेचर कंसिडर करते हैं। जब कर्वेचर कंसिडर करेंगे तो इस ट्रायंगल जो फॉर्म होगा उसको बोलेंगे स्फेरॉइड ट्रायंगल, ठीक है। और स्फेरॉइड ट्रायंगल में जब हम तीनों इंटीरियर एंगल को सम करते हैं तो 180 डिग्री नहीं मिलता है, थोड़ा ज़्यादा निकल के आता है। कितना होता है ये देख लीजिए, यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि स्फेरॉइड ट्रायंगल जो होता है, यदि उसके अंदर का एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ग्रेटर इक्वल है, उस केस में सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है 180 डिग्री, 0 मिनट और 1 सेकेंड होता है, इसको याद रखिएगा। तो प्लेन ट्रायंगल और स्फेरॉइडल ट्रायंगल में यदि डिफरेंस 1 सेकेंड का होगा, कब? जब 195.5 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होगा, ठीक है, इसको याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग कि आर्क लेंथ जो है, जिससे हमारा अर्थ है, यदि यहाँ पे एक लेंथ बना लूँ मैं 80 किलोमीटर का, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोड ले लूँ, फिर से बनाते हैं, ये हो गया आर्क 18 किलोमीटर का, और मैं इसमें कोड बनाऊंगा, इसके बीच में कुछ गैप मिलेगा, ठीक है। अब वो गैप जो होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द लेंथ ऑफ आर्क इज 18 किलोमीटर, द डिफरेंस बिटवीन आर्क एंड कोड इज 10 सेंटीमीटर। इसको याद रखिएगा, MCQ में पूछे जाते हैं, ठीक है। 80 किलोमीटर जब ले रहे हैं तो अर्थ के कर्वेचर को भी कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि कर्व लाइन है, और जब हम लोग कोड बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन होती है, और कर्व और स्ट्रेट के बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ आता है, जो हम लोग 10 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर याद रखना है, ठीक है, कहीं कहीं पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, वो तो इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशंस सर्विंग का। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में। यदि हम बेस्ड ऑन एक्यूरेसी बात करें तो 2 टाइप के सर्विंग हो गए, एक प्लेन सर्वे, दूसरा ज्योमेट्रिक। इसी को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सर्वे, ठीक है। तो प्राइमरी सर्वे लिखा रहे या फिर बेस्ड ऑन एक्यूरेसी लिखा रहे तो यही हो जाएगी। मेन हमारा क्लासिफिकेशन यही है, ठीक है। बाकी जितने भी क्लासिफिकेशन होंगे बेस्ड ऑन नेचर, इंस्ट्रूमेंट, वो सारे के सारे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में चल जाएंगे, ठीक है। प्लेन सर्वे में क्या होता है? देखो नाम से ही सजेस्ट है कि प्लेन एरिया का बात कर रहे हैं, है ना। प्लेन एरिया कब होगी? जहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेंगे, और तभी बनेंगे स्ट्रेट लाइन जब हम लोग स्मॉल एरिया का बात करते हैं। जब लार्ज एरिया का बात करते हैं तो अर्थ का कर्वेचर भी आ जाता है उसमें, ठीक है। तो प्लेन सर्वे क्या होता है? स्मॉल एरिया के लिए करते हैं हम लोग, और स्ट्रेट लाइन होती है, लाइन ड्रॉ करेंगे तो प्लेन में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ज्योमेट्रिक सर्वे में क्या होता है? जब एरिया लार्ज हो। लार्ज कब? जब 250 किलोमीटर इसके स्क्वायर से ज़्यादा एरिया लेते हैं हम लोग, तो वहाँ पे अर्थ का कर्वेचर भी आ जाता है। यदि हम स्ट्रेट वहाँ पे नहीं मान सकते हैं, ठीक है, तो एरर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे लाइन जो है कर्व लेते हैं, ठीक है। बेस्ट मेथड हमारा जो ज्योमेट्रिक ही होता है, जहाँ पे एक्यूरेसी आती है थोड़ी सी। प्लेन सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन हम लोग स्मॉल एरिया के लिए ले सकते हैं, जहाँ पे हम लोग अर्थ का कर्वेचर कंसिडर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। प्लेन ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल एरिया है, प्लेन है एरिया, तो हम लोग यदि प्लेन ट्रायंगल बनाते हैं तो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ये तो प्रॉपर्टी ही ट्रायंगल का। लेकिन जब स्फेरिकल ट्रायंगल बनेगा, स्फेरिकल ट्रायंगल कब बनेगा? जब लार्ज एरिया हो। अभी देखे थे हम लोग, स्फेरिकल ट्रायंगल में जो है जो एंगल बनता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वो होता है 180 डिग्री, 0 मिनट, ठीक है, और 1 सेकेंड। ये आपको याद रखना है, MCQ में पूछे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि प्लेन सर्वे में हम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं, जबकि हम लोग ज्योमेट्रिक में करते हैं कंसिडर, ठीक है, ये होगी। अब लास्ट जो हमारा डिफरेंस है वो है कि वर्टिकल लाइंस जो होता है वो पैरेलल्स होता है इच अदर, ठीक है। वर्टिकल लाइंस उसको बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को हम लोग प्लम लाइन ही बोलते हैं, ठीक है। प्लम लाइन, आप लोग प्लम बॉब सुना होगा,
या देखा होगा, इस तरह का होता है प्लम बॉब। जब उसको सस्पेंड करते हैं ना तो एक लाइन बनती है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। जब हम स्मॉल एरिया के लिए लेते हैं ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट पे प्लम बॉब गिराएंगे ना, ये पैरेलल लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये होती है पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा जो वर्टिकल लाइन्स है वो हमारा पैरेलल लाइन्स होगा इन केस ऑफ प्लेन सर्वेइंग। नहीं कि ज्योमेट्रिक सर्वे में क्या होता है, कन्वर्ज होता है सेंटर में, लिखा हुआ है वर्टिकल लाइन्स आर कन्वर्जिंग टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ दैट इज नॉट पैरेलल। मतलब हमारे पास अब कर्व सरफेस आ गई, तो मैं एक पॉइंट से सारे नहीं ले सकता हूँ। यदि ये कर्व सरफेस है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, प्लम बॉब गिराओगे यहाँ से तो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से आएगा। सेकेंड पॉइंट लेना चाहेंगे तो यहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लिए इस तरीके से, प्लम बॉब गिराएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। और याद रहे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे 90 डिग्री पे हमारा वर्टिकल लाइन आता है, ठीक है। अब देख रहे हैं ये किसी न किसी पॉइंट पे जाकर के ये क्या होगा, मर्ज हो जाएगा, ठीक है। ये जो मर्ज हो रही है ना, जो कन्वर्ज होते हुए आ रही है, वो सेंटर ऑफ अर्थ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक सर्वे में क्या होता है, हमारा जो वर्टिकल लाइन्स है वो सेंटर की तरफ कन्वर्ज होता है। ये हमारा डिफरेंस हो गया। इस डिफरेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यू। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट होंगे डिप्लोमा के, उनको तो ये रट लेना चाहिए। ये सारे की पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, ये डिफरेंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं बेस्ड ऑन पर्पस। हमारा पहला था बेस्ड ऑन एक्यूरेसी। अब जितने भी हम लोग पढ़ेंगे ये सारे के सारे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। पहला है बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के बेस में बात करें तो पहला है जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे हम लोग जियोलॉजी की बात करते हैं। जियोलॉजी का मतलब होता है अंडरग्राउंड जो भी मिनरल्स हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के रॉक्स होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं हम लोग यहाँ पे। ज्योग्राफिकल सर्वे में बात करते हैं हम लोग, जो जोग्राफिकल एरिया है, जैसे रिवर्स है, माउंटेन्स है, लैंड्स वगैरह जो हो गए, ये सब सर्वे करते हैं, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल सर्वे। फिर हो गया हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे में क्या करते हैं हम लोग, वाटर बॉडी की स्टडी करते हैं, है ना। उसके बाद है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे से क्वेश्चन आ चुका है, इसका यूज करते हैं हम लोग फॉर प्रॉपर्टी और बाउंड्री लाइन के लिए। जैसे किसी भी स्टेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें जो बाउंड्री लाइन को हम लोग फिक्स करते हैं, वहाँ पे कैडेस्ट्रल सर्वे का यूज़ करते हैं, ठीक है। जितने भी कंट्री के जो बाउंड्री लाइन्स बनते हैं, ठीक है, ये हो गया। लास्ट है इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे में जैसे हमारा कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे रेलवेज़ है, हाईवेज़ है, कोई बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं, ये हो गया। उसके बाद है मेट्रोलॉजिकल सर्वे। यदि वेदर कंडीशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेट्रोलॉजिकल सर्वे करते हैं। फिर है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हम लोग जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स के रेस्पेक्ट में जो हम लोग पहले डायरेक्शंस वगैरह निकालते थे, ठीक है, लोकेशन को फाइंड करते थे, वो सब हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में आ गया। उसके बाद डिफेंस सर्वे, जो स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, जो डिफेंस वाले करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिफेंस सर्वे, ठीक है। उसके बाद है माइन सर्वे। जैसे मिनरल्स हैं, कोल्स हैं, वो कहाँ पे रिच अमाउंट में अवेलेबल है, उसकी सर्वे करते हैं, फिर एक्सकवेट करते हैं। ये जो सर्वे होता है इसको बोलते हैं माइन सर्वे। फिर हो गया हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे। आर्कोलॉजिकल सर्वे किसमें क्या आ जाएगा, जैसे आप देखते होंगे अशोका का पिलर्स ज़मीन के अंदर से निकल रहा है, कहीं पे गौतम बुद्ध की स्टेचू निकल रही है, तो अंडरग्राउंड में जो पहले हज़ारों साल पहले दफन हो गया है उसको हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। इसके लिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बना हुआ है। वो हर जगह जा करके जो एशियन टाइम के जो बोल सकते हैं जो साक्ष्य हैं उसको निकाल के हम लोग उसमें रिसर्च किया जा रहा है, इसीलिए उस सर्वे को बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। आई होप कि ये पर्पस वाले समझ में आ गए होंगे। देखो इनको रटना नहीं है, बस देखना है, क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज आते हो। आपने बड़ा बड़ा चीज़ तो पढ़ लिया लेकिन छोटे छोटे चीज़ को छोड़ देते हो। और आजकल क्या हो रहा है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एकदम थ्योरी से उठा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं एमसीक्यू में। जो फर्स्ट पेपर होने वाला है ना एसएससी का, उसमें देखना क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। हम लोग किसी चीज़ को हल्का नहीं ले सकते हैं, और आरआरबी में तो डायरेक्टली पूछ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं तीसरा नंबर में जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन नेचर, ठीक है। नेचर के बेस पे हमारा 3 है, एक है लैंड सर्वे, दूसरा है हाइड्रोग्राफिक सर्वे, तीसरा है एरियल सर्वे। तो लैंड सर्वे में हम लोग इंजीनियरिंग सर्वे भी इसमें कर लेते हैं, रूट सर्वे होता है, सिटी प्लानिंग या सिटी सर्वे बोल सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे। ये सारे के सारे लैंड पे परफॉर्म होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैंड सर्वे बोलते हैं। उसका दूसरा है हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जिसमें मेट्रोलॉजिकल सर्वे आ जाती है और मराइन सर्वे आ जाती है, ठीक है, जो सी में हमारा रिसर्च होता है। उसके बाद है एरियल सर्वे। एरियल सर्वे हमारा पता है ये सबसे लास्ट हमारा टॉपिक होता है सर्वेइंग का, जहाँ पे हम लोग मॉडर्न सर्वेइंग पढ़ते हैं ना, वहाँ पे
इसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे फोटोग्रामेट्री आती है, रिमोट सेंसिंग है, जीपीएस जीआईएस सब इसी में है। ठीक है, सेटेलाइट से जो हम लोग करते हैं ना जीपीएस का यूज, ये इन्हीं पे बेस्ड है, एरियल सर्वे पे। या फिर हम लोग जो भी बोल सकते हैं ड्रोन से जो आजकल सर्वे हो रही है, वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न सर्वेइंग का पार्ट है। अब लास्ट बच गया बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, ये भी सेकेंडरी सर्वे में आ जाता है। यहाँ पे इसे चेन से यूज कर रहे हैं तो चेन सर्वे हो गया, कंपास यूज कर रहे हैं तो कंपास सर्वे है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो लेवलिंग बोलेंगे उसको हम लोग, टेकोमेट्रिक सर्वे है। इसी तरह प्लेन टेबल एक यूज होता है तो प्लेन टेबल सर्वे बोलते हैं। रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो रिमोट सेंसिंग सर्वे हो गया। इस तरह करके बहुत सारे हमारे टाइप्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा सर्वेइंग का डेफिनेशंस। ठीक है, उसके बाद पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो पहला जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन था जहाँ पे हमने देखा था बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, प्लेन सर्वे और ज्योमेट्रिक सर्वे देखा था। ठीक है, इसको देखने के बाद हमने सेकेंडरी क्लासिफिकेशन देखा जहाँ पे बेस्ड ऑन पर्पस देखा, उसके बाद बेस्ड ऑन नेचर और बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं इस लेक्चर का तीसरा पॉइंट जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, हमारे पास दो प्रिंसिपल्स है। पहला प्रिंसिपल है होल टू पार्ट, दूसरा है कि किसी भी पॉइंट को हमको लोकेट करना है। ठीक है, तो एटलीस्ट दो रेफरेंस पॉइंट हमको चाहिए होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करके चलेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, डेफिनेशन बहुत बड़े बड़े बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इनको बहुत ही ब्रीफ में लेके चल रहा हूँ ताकि मुझे समझना है। ठीक है, बाकी आप अपने लैंग्वेज में सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं तो अपने लैंग्वेज में लिखना है, अदरवाइज हमको यदि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो इसी तरह शॉर्ट में सिर्फ की पॉइंट को हमको देखना रहता है। ठीक है, मुझे तो भी बेसिक है, बहुत ईजी से चीज़ हम पढ़ रहे हैं। सर्वे में बहुत सारा कुछ पढ़ना, भी अच्छी सब चीज़ पढ़नी है, कंपास पढ़नी है, लेवलिंग पढ़नी है, मॉडर्न सर्वे पढ़ना है, एडवांस सर्वे पढ़ना है, बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। होल टू पार्ट है इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। होल टू पार्ट का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए एक बड़ी सी एरिया है। ठीक है, इसके अंदर की चीज़ों को हम लोग को सर्वे करना है। ठीक है ना, सर्वे करना है तो सबसे क्या करते हैं, हम लोग कंट्रोल पॉइंट लेते हैं। पहले कंट्रोल पॉइंट क्या होता है, इससे मान लीजिए बाउंड्री पे हम लोग बहुत सारा पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और उसके बाद फिर मेन सर्वे लाइन से इसको कनेक्ट कर देते हैं। जब जिस भी सर्वे लैंड का सर्वे करना होता है पहले बाउंड्री लाइन हम लोग फिक्स करते हैं, और हम लोग बाउंड्री लाइन पे जो फिक्स पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मेन स्टेशन, उसको ज्वाइन कर देते हैं सर्वे लाइन से। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में इसको तोड़ते हैं और फिर उसके अंदर के डिटेल्स को हम लोग उतारते हैं। ठीक है, और उसको फिर पेज में लेके आते हैं। यही तो है सर्वे। तो होल टू पार्ट में क्या कर रहे हैं, होल टू पार्ट में हम लोग एक बड़े से एरिया को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। और जो ट्रायंगल्स बना रहे हैं, ट्रायंगल्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल्स का एरिया निकालना आसान है, 3 साइड्स गिवन है ना। अब 3 साइड जब गिवन होती है तो हम हीरोज फार्मूला यूज करके ट्रायंगल निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ट्रायंगल यूज करते हैं। ट्रायंगल में भी हम लोग करते हैं वेल कंडीशन ट्रायंगल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वेल कंडीशन ट्रायंगल। ठीक है, वेल कंडीशन ट्रायंगल किसको बोलेंगे, जब किसी का उसका इंटीरियर एंगल जो होगा, जो भी ट्रायंगल है उसका इंटीरियर एंगल जो होगा वो 30 डिग्री से लेकर के 120 के बीच रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग वेल कंडीशन ट्रायंगल। ठीक है, यदि मान लीजिए एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ पे इसका एंगल 10 डिग्री है, मतलब ये 30 से कम है, तो यहाँ पे ना आपको पॉइंट लोकेट करने में दिक्कत हो जाएगी। देखिए, आप इस पॉइंट भी देखेंगे तो स्ट्रेट लग रही है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लग रही है, तो ये आपस में ना पूरा स्ट्रेट हो गया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, वो तो एंगल है। लेकिन जब बड़े एरिया के लिए करते हैं ना तो दोनों आपस में मर्ज हो जाती है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि एंगल बड़ा रखें, तो 30 से ज़्यादा रखते हैं और 120 से कम, इसको बोलते हैं वेल कंडीशन ट्रायंगल। और हम लोग कोशिश करते हैं जितने भी ट्रायंगल फॉर्म हो वो वेल कंडीशन ट्रायंगल ही हो, इसमें एरिया निकालना आसान हो जाए और एक्यूरेसी भी आ जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल में इसको तोड़ रहे हैं। तो होल टू पार्ट में क्या कर रहे हैं, हम लोग एक बड़े से एरिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब समझ लीजिए, यदि इस ट्रायंगल में कोई एरर आएगा तो हाँ, यहाँ पे जो ट्रायंगल है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब इस ट्रायंगल का एरर इसमें शिफ्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ एरर नहीं हो रहा है। लेकिन यही मान लीजिए एक बड़ा सा एरिया था और मैंने क्या किया, एक पॉइंट पे ट्रायंगल बनाया और इसी ट्रायंगल को लेते हुए बहुत सारे ट्रायंगल बनाते चल गए, इस तरह से बनाते चल रहे हैं। ठीक है, और बनाते हुए ट्रायंगल को हम लोग बढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग पार्ट टू होल जा रहे हैं, है ना। पार्ट टू होल मतलब छोटे से पार्ट से हम बड़े एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, यदि मान लीजिए किसी एक पार्ट में कुछ गलती हो गया,
मान लो इस ट्रेंगल में एरर हो गया, तो ये एरर जो है ना बाकी सारे में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसी ट्रेंगल को लेकर के बाकी ट्रेंगल बन रही है। तो जब पार्ट टू होल जाते हैं ना, तो यहाँ पे एरर एक्यूमुलेट होते जाता है। एक में एरर हुआ वो दूसरे में चल जाएगा, एक साइड गलती हुआ वो दूसरे के साइड में भी गलती करा देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वे को फिर से परफॉर्म करना पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे एक गलती हुआ सारे गलती हो जाएंगे, तो ये इसलिए सुटेबल नहीं है। तो हम लोग सर्वे में जो पहला प्रिंसिपल है वही कहता है कि जब भी सर्वे करना है होल टू पार्ट करना है, इस पूरे एरिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, फिर सर्वे परफॉर्म करना है। ठीक है, अब सर्वे कैसे करते हैं होल पार्ट तोड़ करके, ये आगे हम लोग देखने वाले हैं। बस हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ एरर नहीं होती है होल टू पार्ट में। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया सर्वेइंग का प्रिंसिपल। दूसरा बात करते हैं, दूसरा है हमारा जब भी किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2, ज़्यादा होगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन 2 पॉइंट रिक्वायर्ड है, ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल है। इसको कहीं समझिए, समझ लीजिए कि हम आज सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, और आज सर्वे हम पूरा नहीं कर पाए, थोड़ा सर्वे छूट गया, ठीक है, तो आधे सर्वे किए, अगले दिन फिर से सर्वे वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से ख़त्म किए। तो जहाँ से ख़त्म हो रहा है उस पॉइंट को तुमको फिक्स करना पड़ेगा, तभी अगले दिन आकर के वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन मान लो वो पॉइंट डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, तो फिर से हम उसको रिलोकेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम हमको 2 रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है, या फिर 2 फिक्स पॉइंट की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पास मान लो ये सर्वे लाइन है, अब मुझे सी पॉइंट को फिक्स करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ए पॉइंट इसको बी पॉइंट मान लें, तो यहाँ से एक डिस्टेंस निकाल लो, एक यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है, इसको मान लो D1 बोल दिए, इसको D2 बोल दिए। यदि दोनों डिस्टेंस पता है तो इस पॉइंट को फिर से लोकेट कर सकते हैं। यदि ये पॉइंट मिस भी हो जाती है तो अगले दिन जा करके हम लोग फिर से डिस्टेंस की बदौलत हम ये पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। दूसरा और क्या कर सकते हैं, मान लो इसी पॉइंट यहाँ पे है तो डिस्टेंस ले लीजिए और एक एंगल ले लीजिए, एंगल 90 डिग्री, ठीक है, तभी हमारा पॉइंट फिक्स हो जाएगा। और क्या हो सकता है, मान लो 90 डिग्री नहीं लेना है तो किसी एक पॉइंट से, मतलब किसी जो लाइन है ना सर्वे लाइन, किसी एक छोर से आप एंगल ले लीजिए और डिस्टेंस ले लीजिए, यहाँ भी कर सकते हैं। मतलब हर बार 2 ले रहे हैं, 2 रेफरेंस पॉइंट, या तो डिस्टेंस या तो एंगल, या तो एंगल या डिस्टेंस। जैसे यहाँ देखिए सिर्फ एंगल लिया हुआ है, इस छोर से एक एंगल लिए, इस छोर से भी एंगल लिए, और जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वो हमारा रेफरेंस पॉइंट था जिसको फिक्स करना था, तो यहाँ पे सिर्फ दोनों एंगल ही लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 रेफरेंस पॉइंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ एंगल है। ऐसे भी कर सकते हैं ना, एक पॉइंट से एंगल ले लिए और दूसरी साइड से डिस्टेंस ले लिए, तो ये भी 2 रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से टोटल 5 केस बन रहे हैं। ये 5 केस आपको दिखाना पड़ेगा, ये थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। MCQ पॉइंट व्यू से इतना सिर्फ इंपॉर्टेंट था कि किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ये सेकेंड प्रिंसिपल, बस इतना ही याद रखना था। लेकिन जो थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग सेमेस्टर एग्जाम के लिए, उसको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा किस तरीके से 2 रेफरेंस पॉइंट लेकर के हम लोग किसी पॉइंट को फिक्स करते हैं। फर्स्ट वाले केस में दोनों डिस्टेंस लिए थे, सेकेंड केस में एक में डिस्टेंस 90 डिग्री एंगल, या फिर एक डिस्टेंस किसी एक छोर से एंगल ले लिए, या फिर दोनों साइड से एंगल ले रहे हैं सिर्फ, या फिर एक साइड से डिस्टेंस और दूसरी साइड से एंगल। इस तरह करके टोटल 5 केस बन गया। ये हमारे दोनों प्रिंसिपल्स हो गए सर्वेइंग के। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, जहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि सर्वे का डेफिनेशन क्या होता है, सर्वे के क्लासिफिकेशन क्या है और इसके प्रिंसिपल। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। यदि कहीं पे कोई दिक्कत होता है ना किसी पॉइंट पे, तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा। ठीक है, नहीं तो अगली क्लास जब लाऊंगा तो उस पॉइंट को भी डिस्कस कर लूँगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तो जितना पढ़ा है ना, जिस तरह के क्वेश्चन पहले ही पूछे गए हैं SSC JEE में या RRB JEE में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमने पढ़ा है उसका रियलाइजेशन हो जाएगा कि हमने जो पढ़ा है वो कितना क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, मैंने जो भी क्वेश्चन दिया है उसका आंसर भी साथ में दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में उसको रिवीजन कर सकते हो। अब तो डिप्लोमा का जो सेमेस्टर हो रहा है ना, उसमें भी 14 मार्क्स के MCQ पूछने लगे हैं। ठीक है, SSC JEE के लिए और RRB JEE के लिए जो पेपर नंबर 1 है उसमें आपको ये हेल्पफुल होगा। ये तो अभी समझे कि सबसे छोटा टॉपिक था, आसान था ये, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग कंपास शुरू करेंगे और लेवलिंग शुरू करेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमारा फोकस यही रहेगा कि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको करें। ठीक ना, बाकी दुनिया भर का क्वेश्चन करने से फ़ायदा नहीं है। वैसे क्वेश्चन की जो आने वाले हैं ईजी क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए पढ़ते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो पूरा डिफिनेशन ही है। देखिए लिखा हुआ है आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट एबव और बीनीथ द अर्थ सरफेस। ये किसका डिफिनेशन है, ये सर्वेइंग का डिफिनेशन है।
सेम चीज़ हम लोग देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेन ऑब्जेक्ट जो होता है सर्वेइंग में वो क्या होता है। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम सर्वे में क्या क्या करते हैं। सर्वे में हम लोग, एक सेकेंड, मेन ऑब्जेक्ट जो होता है सर्वे में हमारा मैप प्रिपेयर करना है ना। कंटूर मैप, ये कंटूर मैप क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग, कंटूर एक चैप्टर ही है, ठीक है, वहाँ पे पढ़ेंगे। कंटूर मैप बना सकते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, रिलेटिव पोजीशंस हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ये तो सर्वे में होता ही है। और प्लान बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं। प्लान क्या होता है, छोटे से जगह के लिए प्लान आते हैं, जैसे घर का प्लान बनता है, किसी बिल्डिंग का प्लान बनता है। लेकिन मैप बनता है बड़े के लिए, जैसे किसी स्टेट का मैप बना रहे हैं, झारखंड का मैप है, इंडिया का मैप है, ठीक है। ये सब क्या है, सर्वेइंग तो है, ठीक, ऑल ऑफ दिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग क्या होती है। होल टू पार्ट, अभी हम लोग ने पढ़ा है, फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, फटाफट इसको निकालते जाएंगे, ठीक ना। ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो, लेकिन इसको हम लोग 1 मिनट में कर लेते हैं। दूसरा क्या है, ब्रांच नहीं है सर्वेइंग का, नॉट द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक सर्वे, ये होता ही नहीं है, ठीक है। आंसर हो जाएगी डी। प्लेन सर्वे होती है, ज्योमेट्रिक भी होती है, एस्ट्रोनॉमिकल भी होती है, हम लोगों ने पढ़ लिया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनरली क्लासीफाई इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, सर्वेइंग जो होती है कितने कैटेगरी में क्लासीफाई होती है। तो देखिए जनरली हम लोग 2 ही कैटेगरी में करते हैं, प्लेन एंड जियोमेट्रिक, जिसको बोलते हैं प्राइमरी क्लासिफिकेशन। और सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगी, उसमें बेस्ड ऑन पर्पस आ जाएगी, बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, ये सब आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, व्हाट इज द व्हेन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड, द सर्वेइंग नोन एज प्लेन सर्वे, हम देखा था अभी। नेक्स्ट है, ज्योमेट्रिक सर्वे कब एज्यूम करते हैं, एम्प्लॉयड व्हेन एक्सीड एरिया 250 किलोमीटर, सी हो जाएगी। ये सारा जो हमने पढ़ा था वही सब क्वेश्चन है ना, कुछ अलग से क्वेश्चन है ही नहीं, वही सबको देख रहे हैं। आप इसको थोड़ा जूम कर लेना, ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, टाइप ऑफ सर्वेइंग यूज फॉर लोकेटिंग बाउंड्री, बाउंड्री करने के लिए क्या था, कैडेस्ट्रियल सर्वे था, आंसर ये हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैंने अपने से कुछ नहीं बनाया, जो पूछे हुए प्रीवियस है वही सब क्वेश्चन है, देखिए इतना ईजी है। सर्वेइंग कैरी आउट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे, कैनाल्स, ये कितना क्या था, वो इंजीनियरिंग सर्वे था, हमने बात किया था इसके बारे में। फिर नेक्स्ट है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे इज यूज टू डिटरमाइन द वाटर बॉडी, में सर्वे करते हैं हम लोग, हाइड्रोग्राफिक पता है। डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी निकालना है। टाइडल जो करेंट होती है, जो समंदर के जो होते हैं ना वेव्स, उसके जो टाइडल्स जनरेट होते हैं उसका स्टडी करते हैं। तो इसमें सारे हो जाएंगे ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा क्लास ख़त्म हो जाएगा। देखिए पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या था, होल टू पार्ट, आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एडॉप्टेड, रिड्यूस द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, ये सही है। नेक्स्ट, इन सर्वेइंग फिक्स द न्यू कंट्रोल पॉइंट, इट शुड बी लोकेटेड बाय 2 इंडिपेंडेंट मेथड, 2 रेफरेंस पॉइंट ले रहे थे, ठीक है, ये हो गया आंसर बी। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग स्टेट दैट द सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट स्टेब्लिश विथ अ हाई प्रिसीजन, जो हम लोग बाउंड्री पे जो बना रहे थे ना मैन स्टेशन, वो हाई प्रिसीजन के साथ लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके लिए हम लोग जो सर्वे लाइन बनाते हैं उसके लिए इन्वार टैप यूज करते हैं, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ देख लो। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये हम लोग बता चुके हैं कि वेल कंडीशन ट्रायंगल के बारे में, ये कब होता है, जब एंगल हमारा 30 से 120 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो बेसिक्स था सर्वे का वो पढ़ा, और इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कर लिया। ये सारे जो सेमेस्टर नंबर 1 में है झारखंड के जेयूटी यूनिवर्सिटी में, उसके लिए तो बेनिफिट है ही, साथ में एसएससी जेई और आरआरबी जेई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन रहा हमारा। कल हम लोग या फिर अगले क्लास जो लेक्चर होगा वो इंस्ट्रूमेंट पे होगा, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट क्या काम करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग डे बाय डे लेक्चर अपलोड करेंगे और कोशिश करेंगे कि सिंपल लैंग्वेज में विथ एग्जाम्पल आपको बता दिया जाए, ठीक है। और जहाँ कोई सुधार की ज़रूरत हो, क्योंकि मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, चैनल न्यू है, कुछ टाइम से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यदि कुछ सुधार करने की ज़रूरत होगा तो ज़रूर बताइएगा हमको, और कोई चीज़ में डाउट हो तो वो भी हमें सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।